morning, students. Welcome to your today's SS class and welcome after your summer break. Today we are going to start chapter 4 of history, the Mughal Empire. यानी कि मुगल साम्राज्य। मुगलों के बारे में आप लोग पहले भी सुन चुके हो, थोड़ा 6th क्लास में या 5th क्लास में भी मुगलों के बारे में बताया गया है। मिडल टाइम में जब कोई भी राजा जब इंडियन सब कॉन्टिनेंट जैसे बड़े एरिया पर और दूसरे या जहाँ पे हमारे पीपल्स की लोगों की जो संस्कृतियाँ यानी कि अलग अलग ट्रेडिशंस, अलग अलग डिफरेंसेस होने के बावजूद भी उनके ऊपर शासन कर पाना, रूलिंग कर पाना या अपना राज्य स्थापित कर पाना एक बहुत ही मुश्किल कार्य था, मुश्किल ही था उनके लिए। लेकिन फिर भी मुगलों ने एक ऐसे साम्राज्य की स्थापना की और उस काम को उन्होंने पूरा किया। यानी कि जहाँ पर एक सब कॉन्टिनेंट के ऊपर, इंडिया के सब कॉन्टिनेंट पर एक अपना साम्राज्य स्थापित कर पाना बाकियों के लिए मुश्किल था, लेकिन मुगलों ने ऐसा काम करके दिखाया। ठीक है, बड़े ही शॉर्ट टाइम में ये हमें समझ में आता है। 16th सेंचुरी में उन्होंने क्या किया, दिल्ली और आगरा में से अपना जो एम्पायर था, अपना जो राज्य है उसको एक्सपैंड करना शुरू किया, विस्तार करना शुरू किया। 17th सेंचुरी में लगभग उन्होंने पूरे कॉन्टिनेंट के ऊपर अपना अधिकार जो था, अपना जो शासन था वो स्थापित कर लिया था। तो उन्होंने बहुत सारे जो बिल्डिंग्स बनाई, जो उनकी पॉलिटिकल हमारी जो कहते हैं एक हेरिटेज जो हमारी बिल्डिंग्स हैं, वो उन्होंने काफ़ी बिल्डिंग्स दिल्ली में बनाई। उनमें से एक है लाल किला, जिस पर लाल किले पर प्रधानमंत्री जो हैं वो इंडिपेंडेंस डे को उसके रैम्प पार्ट के ऊपर अपना भाषण भी देते हैं, अपनी स्पीच देते हैं और फ्लैग होस्टिंग भी करते हैं इंडिपेंडेंस डे के ऊपर। तो उससे इसी चैप्टर में सबसे पहला टॉपिक है हमारा, लेकिन हम ये देखते हैं कि मुगल एम्पायर। बट हम सबसे पहले ये जानेंगे कि मुगल्स थे कौन, हु वर द मुगल्स। मुगल्स दो महान शासक, दो महान रूलर्स जो थे, ग्रेट रूलर्स जो थे, उनके वंशज थे, यानी कि उनके डिसेंडेंट्स थे। वो एक कौन है, जंगीज खान, और दूसरा है तिमूर। यानी जंगीज खान उनकी मदर साइड से था। मदर साइड से वो क्या थे, चाइना और सेंट्रल एशिया के मंगोल शासक जंगीज खान से बिलोंग करते थे। और दूसरे जो थे वो तिमूर थे। तिमूर उनके फादर साइड से, जो ईरान, इराक और आज जो जिसको टर्की के नाम से जाना जाता है, उनके वंशज थे, उनके डिसेंडेंट्स थे। ठीक है, बट मुगल अपने आप को मुगल कहलवाना या मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे। क्यों पसंद नहीं करते थे, उसका एक रीज़न ये था कि जंगीज खान की जो मेमोरीज थी, यानी उनकी जो मदर साइड से जो मेमोरीज थी उनकी जंगीज खान की, वो ये थी कि जंगीज खान ने बहुत सारे यानी कि अ नंबर ऑफ ह्यूमन बींग्स उनको मारने या उनका नरसंहार जिसे कहा जाता है, बहुत सारे लोगों को उसने मारा था, कत्ल किए थे। तो इस तरह से उनको ये चीज़ें पसंद नहीं थी जंगीज खान की, इसलिए वो अपने आप को ये कहलवाना पसंद नहीं करते थे। तो वो उज़्बेकों से, वो जो उनके जो उज़्बेक वंश आता है उससे रिलेटेड था इनका, जंगीज खान का। दूसरी साइड मुगल जो थे वो तैमूर वंश का होने में अपने आप को बड़ा ही प्राउड फील करते थे, बड़ा गर्व महसूस करते थे। क्योंकि ज़्यादा इसलिए कि उनके महान जो पूर्वज थे तिमूर के, जो पिछले उनके जो वंशज, जो उनके दादा परदादा, जो उनके पूर्वज माने जाते हैं, बड़े बुजुर्ग जो माने जाते हैं, वो उन्होंने 1398 में उन्होंने क्या किया था, दिल्ली पर अपना राज्य स्थापित कर लिया था, दिल्ली को अपने कब्जे में ले लिया था। ठीक है,
उसके बाद फिर वो उनको पसंद था, ये जो तैमूर के साथ उनके जो सारे जो डिसेंडेंट्स थे, सारे उनके वंशज थे, वो तिमूर के साथ अपनी जो पिक्चर्स बनवाना बड़ा पसंद करते थे। आप बुक में इस पिक्चर को देखोगे पेज नंबर 46 के ऊपर, कि सारे बीच में तैमूर बैठा हुआ है और साइड में चारों जो हैं उनके बैठे हुए हैं, उनके जो बच्चे हैं या उनके जो डिसेंडेंट्स हैं, वंशज हैं, वो सारे बैठे हुए हैं। ठीक है। अब उसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक, मुगल मिलिट्री कैंपेन्स। अब ये मुगलों के जो सैन्य अभियान किसे कहते हैं, कि उन्होंने मिलिट्री को लेके जो उन्होंने अभियान किए, जो उन्होंने अटैक किए, कहाँ कहाँ उन्होंने वो किए। अब इनमें सबसे पहले देखेंगे कि मुगलों की, वैसे तो देखा जाए तो लिस्ट बड़ी लंबी है, जो आपको मैं उनके शॉर्टली फटाफट उनके नेम्स मैं आपको बता देती हूँ। स्टार्टिंग में जो जिनके नाम ज़्यादा हिस्ट्री में नहीं लिए जाते, जो स्टार्टिंग में थे, वो था मीरन शाह, सुल्तान मोहम्मद मिर्ज़ा, अबू सैद, उमर शेख, और उसके बाद आते हैं बाबर। तो ज़्यादा जो मुगल शासन की जो पहचान आई वो बाबर से स्टार्ट हुई थी। उससे पहले उनकी इतनी पहले वाले शासकों की इतनी पहचान नहीं है, क्योंकि बाबर से जो था मुगल शासन एक अपनी मजबूती में आया, अपनी पकड़ में आया, जो उन्होंने एक्सपेंड किया काफ़ी एरिया जो इंडिया में उन्होंने फैलाया अपने राज्य को। तो बाबर जो था वो 12 ईयर की एज में ही वो अपना राजगद्दी पर बैठ गया था स्टार्टिंग में। तो उस सबसे पहला जो शासक माना जाता है वो बाबर माना जाता है, जिसकी 1526 से लेके 1530 तक जब उसने 1494 में उसने 12 ईयर की एज में फरगना के ऊपर अपना उत्तराधिकार जो है, अपना राज्य स्थापित कर लिया था, उसको सक्सीड कर लिया था। ठीक है। सिर्फ उसकी एज कितनी थी, 12 ईयर्स की एज में। और मंगोलों की जो दूसरी जो उनकी ब्रांच थी, जो दूसरी उनकी शाखा कही जाती है, वो उज़्बेक जो थे, उनके आक्रमण के कारण उसको क्या था, बार बार जो अटैक होते थे उसका रीज़न के कारण उसको क्या था, गद्दी अपनी जो एंसेस्टर थ्रोन होता है जिसे कहा जाता है, राजगद्दी उसे कही जाती है, एंसेस्टर थ्रोन जो होता है उसको छोड़नी पड़ी थी वो गद्दी। ठीक है। बहुत साल इधर उधर भटकने के बाद, मतलब कभी इधर कभी उधर, कभी किस राज्य में कभी किस राज्य में, वो इधर उधर भटकता रहा बाबर। तो फिर भटकने के बाद 1504 में उसने काबुल पर, 1504 में उसने काबुल पर अपना दोबारा से कब्जा कर लिया था, दोबारा से उसने उसको अपने कंट्रोल में ले लिया था। और 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोधी को पानीपत की लड़ाई में उसने हराया और दिल्ली और आगरा को उसने अपने कब्जे में कर लिया। तो इस तरीके अलग अलग जो अटैक हैं वो आपके ये एक टेबल दिया गया है पेज नंबर 48 और 49 के ऊपर, जहाँ बाबर से स्टार्ट होके उसके बाद हुमायूं का है, बाबर के बाद हुमायूं आया, हुमायूं के बाद उसके बाद आया अकबर आया, अकबर के बाद जहांगीर का नाम जो था, वो जहांगीर जो था वो अकबर का बेटा था, जिसको सलीम कहा जाता था, जो बाद में जहांगीर के नाम से फेमस हुआ या जहांगीर के नाम से जाना जाने लगा। तो बाबर के बारे में आपको ये बताया। हुमायूं जो था उसने अपने पिता की वसीयत के अनुसार जो जायदाद का बंटवारा था वो किया, और अपने भाई को भी उसने इसमें दिया, और उसने उसके एक दुर्घटना में, एक एक्सीडेंट में उसकी जो थी मृत्यु हो गई थी, एक बिल्डिंग थी उसी में ही वो एक एक्सीडेंट हुआ और हुमायूं की डेथ हो गई थी। उसके बाद अकबर आया, अकबर बड़ा अच्छा 13 ईयर की एज में ही वो राजा बन गया था, एम्परर बन गया था, सम्राट बन गया था। तो उसने अपने शासनकाल में अपना जो उसका टाइम पीरियड था, रूलिंग टाइम पीरियड था, उसमें उसने काफ़ी अटैक भी किए, बहुत सारे एरियाज़ को उसने सक्सीड भी किया, लेकिन वो ज़्यादा उसने मतलब जो नहीं सक्सेस हासिल कर पाया, वो यहाँ पे उसके जो बेटा था सलीम, उसका विरोध ज़्यादा था, क्योंकि सलीम जो है अपने फादर के कई ऐसी पॉलिसीज़ को पसंद नहीं करता था। बाद में सलीम जो है वो राजा बना, उसने उसका नाम जहांगीर के नाम से फेमस हुआ। तो जहांगीर यानी अकबर के ही जो रहते हुए इन्वेजन्स थे, सैनिक मिलिट्री कैंपेन्स थे, उनको पूरा किया। मेवाड़ के सिसोदिया शासक अमर सिंह ने उनके ऊपर अटैक किया, तो सिसोदिया शासक के जो थे
अमर सिंह ने मुगलों की जो अथॉरिटी थी, उनकी जो रूलिंग थी वो स्वीकार कर ली थी। अदरवाइज राजपूत जो थे वो जल्दी किए किसी की जो गुलामी जो थी वो स्वीकार नहीं करते थे। उसके बाद शाहजहां आया, फिर लास्ट जो माना जाता है औरंगजेब, वो औरंगजेब आया, वो एक क्रूर राजा माना जाता था। ठीक है, तो ये बाबर के बारे में हो गया। इसके बाद हम देखेंगे मुगल ट्रेडिशंस ऑफ सक्सेशन। मुगल ट्रेडिशन ऑफ सक्सेशन यानी कि उत्तराधिकार के लिए मुगलों की जो परंपराएं थी, जो उनके ट्रेडिशंस थे, वो क्या थे, इस टॉपिक में हम ये देखेंगे। मुगलों में क्या था, प्रिमिटिव जो नियम थे, प्रिमिटिव ये माना जाता है कि ज्येष्ठाधिकार इन द मीन्स, शायद आपको ये वर्ड समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैं आपको समझाती हूँ कि इनमें ट्रेडिशन क्या था कि जो एल्डर ब्रदर, फर्स्ट बॉर्न जो इनका बच्चा होता था, चाइल्ड होता था, फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड, उसके ऊपर विश्वास नहीं करते थे ये लोग। नहीं तो पहले राजाओं में ये होता था कि जो बड़ा बेटा होता है, सबसे बड़ा बेटा होता है, उसको राजगद्दी सौंप दी जाती है, प्रेमिजुनेचर इसको बोला जाता है। ठीक है, बड़े बेटे को राजगद्दी दे दी जाती थी, जिसमें ये मुगल लोग जो थे ये विश्वास नहीं करते थे। इसमें क्या होता था कि एल्डर अपने प्रेमिजुनेचर में जो पहले वाले राजा थे भी, राजा का जो सबसे पहला बेटा या बड़ा बेटा जो होता है उसको राजगद्दी पे बिठा दे, ये उसमें विश्वास नहीं करते थे। इसके अलावा वो लोग क्या करते थे, जो कॉपर सिनेरी के ऊपर ये लोग चलते थे। कॉपर सिनेरी क्या होता है कि दोनों का बटा हुआ से राज्य के ऊपर विश्वास करते थे। और यही प्रथा जो थी वो आगे मुगलों और तैमूर वंश की जो ट्रेडिशन चला आ रहा था, प्रथा चल रही, उसको अपनाते थे। और इनमें जो डिसेंडेंट्स की जो कहते हैं ना ज्येष्ठाधिकार यानी प्रिमिटिव की जो भी पुत्रों में, अपने बेटों में जो इनको डिवाइड कर दिया जाता है, बांट दिया जाता है। मैं आपको बताती हूँ कि इसमें क्या होता है कि जस्ट वेट, इनहेरिटेंस होता है और डिवीजन होती है ऑफ द इनहेरिटेंस अमंग्स द ऑल द सन्स, यानी कि जो इनके बेटे होते हैं, सारे बेटों में बराबर के अधिकार जो हैं उनको दे दिए जाते हैं, बराबर में उनको राज्य बांट दिया जाता है, या ज़मीन बांट दी जाती है, या प्रॉपर्टी बांट दी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे मुगलों के जो अन्य रिलेशन विद अदर रूलर्स। अब इन मुगलों के जो दूसरे रूलर्स के साथ क्या रिलेशंस थे वो हम यहाँ देखेंगे। बाकी यहाँ पे मेनली इस टॉपिक में राजपूतों के बारे में बताया जाएगा। जो टेबल में यू विल नोटिस दैट द मुगल रूलर्स कैंपेन कंस्टेंटली अगेंस्ट रूलर्स हु रिफ्यूज टू एक्सेप्ट देयर अथॉरिटी। ये उनके ऊपर बार बार अटैक करते थे जो इनकी अथॉरिटी को स्वीकार नहीं करते थे, यानी इनकी जो गुलामी है या इनकी जो अथॉरिटी है वो मानने को तैयार नहीं होते थे। ये बार बार उन्हीं के ऊपर अटैक करते थे। बट एज द मुगल्स बिकेम पावरफुल, मैनी रूलर्स ऑल्सो ज्वाइंट देम वॉलंटरी। अब कई रूलर्स ऐसे थे, ये पावरफुल क्यों हुए मुगल्स, क्योंकि उनमें से कई रूलर्स ऐसे थे जिन्होंने इनकी अथॉरिटी को स्वीकार कर लिया था। उनमें से राजपूत एक ऐसे थे, आर अ गुड एग्जाम्पल ऑफ दिस। मैनी ऑफ देम मैरिड देयर डॉटर्स। अब इनमें से क्या किया था राजपूतों ने, कईयों ने तो इनकी स्वीकार कर ली थी, इनकी अथॉरिटी स्वीकार कर ली थी। कैसे इन्होंने क्या किया था, राजपूतों का एक ऐसा एग्जाम्पल दिया गया है कि इन मुगल घराने में अपनी जो इनका जो बेटे होते थे ना, उनके साथ अपनी बेटियों की शादी कर देना, यानी कि राजपूतों की बेटियां जो है मुगल घराने में मैरिज करके चले जाना और उस घर की बहू बन जाना। ठीक है, और फिर जब वो शादी कर देते थे तो मुगल एम्पायर में ही, उन राजाओं के दरबार में ही वो एक हाई पोस्ट को ले लेते थे, उनको हाई पोस्ट मिल जाती थी, एक उच्च पदाधिकार जिसको कहा जाता है, महामंत्री बना देना, महासेनापति बना देना, इस टाइप से उनकी पोस्ट उनको मिल जाती। लेकिन उनमें से कई ऐसे थे राजपूतों में जो सेल्फ रिस्पेक्ट वाले थे, जो अपना सेल्फ वो रखते थे, वो उनकी इस चीज़ का विरोध करते थे, रेजिस्ट करते थे एज वेल। कईयों ने जो था मना किया था कि हम इनकी वो स्वीकार नहीं करेंगे। ठीक है, इनमें से सिसोदिया राजपूत जो थे वो सिसोदिया राजपूतों में ये मानने से इनकार करते थे, वो नहीं मानते थे कि हम मुगलों की अथॉरिटी जो है स्वीकार करें। लेकिन फिर भी बाद में जब वो हारे तो उनको हार के उनके बाद भी उन्होंने मुगलों का स्वीकार करनी पड़ी। लेकिन मुगलों ने उनके साथ एक अच्छा, जिसको कहते हैं ऑनरेबल
उनके साथ ट्रीट किया, उनके साथ सम्माननीय व्यवहार किया कि उनकी जो जागीरें थी, उनकी जो लैंड थी, लैंड बोला जाता है जागीर, और उसको वापस करना यानी जागीर वतन, उनको वापस कर दी गई। जो उन्होंने ज़मीनें इनकी राजपूतों की, सिसोदिया राजपूतों की जो अपने कब्जे में ले ली थी, जिसके ऊपर अपना अधिकार कर लिया था, बाद में जब वो हारे तो ये नहीं कि उनको गुलाम बना लिया कि वो अगर युद्ध में हार गए हैं तो चलो उनको गुलाम बना के अपने पास रखें, ऐसा नहीं किया। उनके साथ अच्छा ट्रीट किया, उनके साथ अच्छा व्यवहार किया और उनकी ज़मीनें उनको वापस कर दी। लेकिन हारने के बाद भी जब वो अपने आप को मतलब एक जिसको कहते हैं ना एक गिल्टी फील करना, ऐसा नहीं हुआ। फिर भी उन्होंने इस चीज़ के लिए बड़ी केयरफुली जो है वो इस चीज़ को अपनाया, और अन्य जो बाकी जो सारे राजा लोग थे, जो शासक थे, जो रूलर्स थे, उनके बाकी के सरदार जो होते थे ना, जो एम्पायर होते थे, उसके ऊपर बड़ा अच्छा उनका प्रभाव पड़ा, इन्फ्लुएंस उनका अच्छा गया। ठीक है, तो यहाँ तक ये टॉपिक जो है आपका फिनिश होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे, मनसबदार एंड द जागीरदार।